हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का ये चैप्टर नंबर 2, वैद्युत फ्लक्स, है ना। तो ज़रा देखिए, क्लास 12 चैप्टर नंबर कौन सा है? 2। और वो भी किस सब्जेक्ट का? फिजिक्स का। राइट। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। चलिए, इसमें कुछ डिफिनीशंस की बात करते हैं एंड देन डेरिवेशंस। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में कुछ पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे। जैसे आपका होता है समतलीय कोण किसे कहता है ना। तो सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी? समतलीय कोण। ऐसे ही बताएंगे थोड़ा सा। क्या बताएंगे? जो वृत्त होता है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? समतलीय कोण। किसके द्वारा? जैसे कोई वृत्त है और वृत्त के चाप द्वारा, तो क्या बताएंगे? वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण को समतलीय कोण कहता है। राइट। को समतलीय कोण कहते हैं, याद रखिएगा। को समतलीय कोण कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा इसी में। अच्छा, अगर कोण की बात कर रहे हैं तो जैसे वृत्त ये है, इसका चाप ये है, इसके कोण लगा थीटा है, लंबाई एल है, त्रिज्या आर। ये मान लिया कोई है, तो क्या बताओगे? कोण बराबर क्या आएगा? चाप बटे त्रिज्या। ठीक। मतलब थीटा बराबर आएगा एल अपान आर। यूनिट की बात की जाए तो इसका मात्रक जो होगा, जैसे यूनिट जो होगी, यूनिट होगा रेडियन। क्या होगा? रेडियन। याद रखिएगा, रेडियन होगा। इफ एल इक्वल्स टू आप आर कर दो तो क्या आएगा? थीटा बराबर एल अपान एल कैंसिल इक्वल टू 1 रेडियन। क्या आएगा? 1 रेडियन। तो यहाँ से हम एक रेडियन की डिफिनेशन भी बता सकते हैं। राइट। तो पहले तो इतना लिख लो, इसके बाद एक रेडियन की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। तो थोड़ा जल्दी करिएगा। राइट। करिए। देखिए, अब जरा अगर हम थ्योरी एक रेडियन की देखें तो एक रेडियन क्या देखेंगे? जरा देखिए, एक रेडियन, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हम डेफिनेशंस भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख लो। क्या बताएंगे? एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह समतलीय कोण है। कौन सा है? समतलीय कोण है। कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर का चाप अंतरित कर दिया, अंतरित करती है। क्या बताया? एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप अंतरित कर दिया। जैसे चाप ये है और त्रिज्या ये है, ये दोनों आर बराबर एल है, तो थीटा बराबर एल अपान आर आया था, शोध था। वैल्यू थीटा बराबर आर अपान आर, वैल्यू कैंसिल आउट, थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। राइट। तो ये लिख लीजिएगा, देन आगे बात करते हैं। थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ओके। देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो अगली डेफिनेशन जो अपनी रहेगी वो रहेगी घनकोण। तो पहले इतना रफ करते हैं, फिर आगे। ओके। तो पहले हेडिंग डालेंगे क्या? घन। तो घनकोण की भी इजी डेफिनेशन है। क्या बताएंगे? किसी गोलीय कोश के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? घनकोण। किसके द्वारा? याद रखना, किसी गोलीय कोश, किसी गोलीय कोश, किसी गोलीय कोश के सूक्ष्म खंड के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? घनकोण
कहलाता है। तो इसकी भी सी इजी सी डेफिनेशन रही है, किसी गोलीय के उसके सूक्ष्मकण द्वारा अंतरित कोण घन कोण कहलाता है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करता है। ओमेगा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। राइट। अब बात आती है कि सूक्ष्मखंड बनाना कैसे है, तो जरा देख लीजिएगा, बना लेते हैं। ये आपका रहा, ये गोली कोश है। जो ये टर्म रहेगा ना यहाँ से ये जो बनाएगा ये बोलते हैं डी ओमेगा। राइट। और अगर हम बात करें क्या कि इसी में थोड़ा सा लिख लें, यदि गोली कोश पृष्ठ की त्रिज्या आर, मतलब ये आर, यदि गोलीय कोश के पृष्ठ की त्रिज्या स्माला तथा क्षेत्रफल डीए हो, तब अगर देखें तो डी ओमेगा बराबर आएगा डीए अपान आर स्क्वायर। अब आप डीए जानते हैं, चूंकि डीए होता है पूरा टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इंटीग्रल कर दें इसका, है ना, तो क्या आएगा, डी ओमेगा का ओमेगा आ जाएगा। डीए का आप अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, जो डीए है क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वृत्त का होता है 4 पाई आर स्क्वायर गोले का, है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा आएगा 4 पाई, कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर 4 पाई। और जो 4 पाई ही होता है इसी को घनकोण में कहते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन, याद रखिएगा। तो पहले जल्दी से छाप लीजिएगा, ओके, थोड़ा जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, क्या मात्रक होता है, ओमेगा बराबर 4 पाई और स्टेरेडियन। राइट, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। राइट। देखिए नेक्स्ट अगर बात करें अपना टॉपिक, अगला टॉपिक रहने वाला है वैद्युत फ्लक्स। ओके, तो ये टॉपिक आपका रहेगा इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या चीज, वैद्युत फ्लक्स। राइट। इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट। क्या बताएंगे इसमें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, लिखिए पूरा सही से लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहता है। और एक चीज बताना, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलोगे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करता है, से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। राइट। तो पहले जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, इसी में पहले डिफिनीशन कर लीजिएगा, फिर इसके बाद डेरिवेशन थोड़ा सा। ओके, देखिए अगर इसी में और देखें तो इसमें हम क्या बता सकते हैं कि यदि किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा अभिलंबवत क्षेत्रफल तथा अभिलंबवत और क्षेत्रफल होता किसका है, पृष्ठ का। तो क्या बताएंगे, अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल dA होता। वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, तब वैद्युत जो फ्लक्स आएगा, वैद्युत फ्लक्स आपका आएगा डी फाई ई बराबर ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, राइट। मान लो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो जाए, मतलब यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो क्या बताएंगे, यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दिया जाए, कितना, थीटा कोण घुमा दिया जाए, तब घुमा दिया जाए तब तब जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो आएगा ई वेक्टर डॉट 999999, तब आएगा ई डी ए कॉस थीटा। कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या फिर बोल दें ई डी ए कॉस थीटा, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, ई डी ए कॉस थीटा। अब आपने ये तो पढ़ा होगा क्लास 11th में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए नॉट बी कॉस थीटा, याद है कुछ। तो उसी के थ्रू अगर इसे लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, वेक्टर डॉट डी ए राइट, डी फाई की वैल्यू अगर आगे बात करें तो इसी में हम क्या बता सकते हैं, जैसे कि इसी में अगर पूछा जाता हमसे कुल वैद्युत फ्लक्स निकालिए, है ना, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल के लिए जब निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, आता संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण के लिए क्या लिखेंगे, जरा देख लीजिए, पहले ब्लू कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाई, मतलब हम लगा सकते हैं फाई ई बराबर संपूर्ण मतलब सिग्मा, क्या बोल सकते हैं, सिग्मा ई वेक्टर और डी वेक्टर, जितना भी आ जाए पूरे का सम, राइट। या फिर ये बोल सकते हैं कि फाई ई बराबर जब हमें टोटल निकालना होता है किसी भी चीज का, तो उस सरफेस का, नीचे क्या है क्लोज लूप की बात हो रही है, सरफेस का क्या कर देते हैं, समाकलन, राइट, तभी आपका टोटल आ जाएगा। या फिर मान लेते हैं दोनों को अगर ये हटाओगे तो फाई ई बराबर क्या बनेगा, ऐसे यस ई डी ए कॉस थीटा, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो इस टाइप से हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है, डी ए तो कॉमन है, तो ई डी ए आप बाहर ले लो, मतलब ई कॉस थीटा बाहर ले लो, आप डी ए का क्या कर लो, समाकलन। अब जरा बताओ, डी क्या है, क्लोज लूप की बात हो रही है यहाँ से, है ना। और क्लोज लूप के लिए अगर कंडीशंस देखोगे तो जरा देख लीजिएगा, कि क्लोज लूप है, ई ए कास थीटा है या डी ए है, तो यहाँ से क्लोज लूप के आपकी यही फार्मूला बनने वाला है। तो इससे पहले इतना लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद केस डिराइव कर। जैसे हम केस अगर 1 की बात करें या फिर डी ए का अगर समाकलन करें, तो फाई ई बराबर आप सिंपल सा निकाल सकते हो, ई और ए और कॉस थीटा, राइट, यही तो निकलेगा ई ए कॉस थीटा। अब अगर केस की बात करें तो केस नंबर 1, केस 1 की अगर बात करें तो केस 1 में हम बताएंगे जब इन दोनों के बीच का कोण थीटा 0 हो, अगर थीटा 0 होगा तो फाई ई बराबर आएगा आपका ई ए कॉस 0, कॉस 0 मतलब वैल्यू 1, मतलब ई ए आ जाएगा, राइट। जब ई ए आएगा तो ये मैक्सिमम चीजें बनाएगा,
राइट। सेकेंड कंडीशन अगर केस सेकेंड देखें, केस सेकेंड में अगर थीटा हम 90 करते हैं, अगर 90 करते हैं तो याद रखिएगा फाई ई बराबर जो आएगा वो आएगा ई ए कॉस 90। अब आपको अच्छी तरीके से पता होगा कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो फाई ई जो मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम के लिए थीटा जीरो होना चाहिए और मिनिमम के लिए थीटा 90 हो जाना चाहिए, राइट। तो पहले इतना लिख लीजिएगा, ये दोनों केस भी लिखिएगा ध्यान से, है ना। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, राइट। यहाँ से दिखेगा, ओके, थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा, ध्यान से देखिएगा, राइट, ओके। क्या हेडिंग डालेंगे? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विभव, मात्रक और विभव, राइट। तो चलिए बात करते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा चूंकि फाई ई बराबर जो हमने निकाला है वो ई ए निकाला है, राइट। अगर ई ए निकाला है तो जरा बताना ई बराबर क्या होता है? एफ अपन क्यू। आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में, एफ का मात्रक न्यूटन होता है, क्यू का कूलाम होता है। तो वैल्यू क्या आ गई? न्यूटन पर कूलाम। क्षेत्रफल क्या क्या होता है? ए मीटर स्क्वायर होता है, वैल्यू रखिए। तो फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बात आती है विमा की। तो फाई ई की विमा जरा ध्यान से समझना। देखिए ये एफ है, एफ की विमा क्या थी? एम एल टी की पावर -2। क्यू की क्यू बराबर होता है आई टी, आई की विमा होती है ए और टी की टी। तो अपान में आ गया ए इंटू टी। याद रखना बड़ा ब्रैकेट तो लगाने है आपको, विमा में हम बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट। अब क्षेत्रफल है तो इसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ, लेंथ की होती है L2। तो क्या आ जाएगा? L2, राइट। मल्टीपल कर दीजिएगा तो कितना आएगा? एम एल, 2 और 1 3, t-2। ये आप ऊपर ले जाइए, है ना। ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? ए इनवर्स टी इनवर्स, राइट। जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी ml3 टी की पावर 3 और 1 4 -4 ए इनवर्स। ये जो आएगा ना, ये फाई की विमा आएगी, राइट। तो लिख लीजिएगा जल्दी से, ml3 t-3 ए इनवर्स। याद रखना ए इनवर्स t-3, ये बात थोड़ी सी, ये -2 है, यहाँ पे -2 रहेगा, फिर ये -3 बनेगा, याद रखिएगा थोड़ा सा। और थोड़ा जल्दबाजी की तो लफड़े हो जाएंगे। जैसे ये -2 था, ये भी आपका -2 था, 2 और 1 -3, राइट। लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो अपना टॉपिक है गॉस की प्रमेय। क्या है? गॉस की प्रमेय, राइट। ये याद रखिएगा गॉस की प्रमेय क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय, थोड़ा पहले हम थ्योरी की कुछ बात करेंगे, इसके बाद डेरिवेशन की, राइट। तो क्या बताएंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से, देखिए गॉस की प्रमेय में हम क्या बता रहे थे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर आरोपित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, या ये उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, राइट। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या बताएंगे? किसी बंद पृष्ठ से, क्या बताया? किसी बंद पृष्ठ से
देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या बताया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब फाई ई बराबर 1/ε0 गुणे आवेश। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि फाई ई बराबर Q/ε0, राइट। इतना लिखने के बाद फिर करेंगे डेरिवेशन। ओके, तो पहले इतना लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो चलिए करते हैं डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन की बात करें, देखिए अगर डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन में हम कुछ चीज़ें मानेंगे। जैसे क्या मानते हैं? माना हम कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू। क्या माना? माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए, किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर, ए के अंदर। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु ओ पर, किसी बिंदु ओ पर स्थित है। कैसा है? स्थित है। माना पृष्ठ ए पर, पृष्ठ ए पर कोई बिंदु P है और P से O से, जिसकी O से R दूरी कितनी है? जिसकी O से दूरी जो है वो कितनी है? दूरी R है। तो क्या माना? माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। माना पृष्ठ ए पर कोई बिंदु P है जिसकी O से दूरी R है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा? अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा E बराबर 1/4πε0 और Q/R²। देखिए वैद्युत क्षेत्र यही होता है। क्वेश्चन नंबर अपने पहले डालते, राइट। अगर वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया तो क्या बताएंगे? वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश A है, तब क्या बताएंगे? यदि वैद्युत क्षेत्र E, यदि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर के बीच कोण थीटा हो, के बीच कोण थीटा हो, तब वैद्युत फ्लक्स की बात होगी। तो डी फाई ई बराबर निकालेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो बराबर क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ई डी ए कॉस थीटा तक आ गया तो अब हम फिगर की भी बात कर लेते हैं एक बार ध्यान से।
यहाँ से फिगर बना लें और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, है ना। तो EDA cos थीटा है। जैसे कि फिगर की अगर बात करें तो फिगर हम रंगबाजी में बनाएंगे। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। मान लेते हैं कि ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, ऐसे और ऐसे, है ना। ये जो बनता है ये जो डी ओमेगा बनता है, राइट। ये डी ओमेगा है, इसका क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर है। कितना है? डी ए वेक्टर कितना है? डी ए टू ये है, ये डी ओमेगा है, यहाँ पे डी ए वन है। पॉइंट ये पी है, कितना है? पी है। ये पॉइंट पी टू है, इसके लंबवत ई वेक्टर है। कैसा है? ई वेक्टर है। अगर इतना है तो जरा बताना, जब इतना आ जाए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सीधा डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू रखेंगे और आंसर आएगा। तब क्या आएगा? डी फाई ई बराबर ई वेक्टर की वैल्यू आई 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा, राइट। अब याद रखिएगा, चूंकि डी फाई ई बराबर हमारा आया है 1/4πε0 इंटू Q इंटू डी ए कॉस थीटा/r²। ओके। अब जरा एक चीज बताइए यहीं से आप कि डी ए कॉस थीटा/r², चूंकि डी ए कॉस थीटा/r² की वैल्यू जो आई थी वो आई थी डी ओमेगा। तो डी फाई ई बराबर कितना आएगा? Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। दोनों तरफ समाकलन करोगे, ऐसे समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? फाई। क्या आ जाएगा? फाई। याद रखिएगा, अगर क्लोज लूप की बात होती है तो हम इसे ऐसे कर देते हैं। ये बात हो रही है क्लोज लूप के लिए, है ना। तो डी फाई ई बराबर आएगा Q/4πε0 और डी ओमेगा जो हमने पहले पढ़ा था वो 4 पाई आया था। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई Q/ε0। इसी सूत्र का हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, राइट। तो इसे आप ध्यान से लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे, राइट। ये हो गया। इसका मात्रक और विमा क्या होगा इसकी भी बात कर लेंगे। अभी पहले इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ओके, जल्दी से करिएगा थोड़ा। बताइए तो जूम भी कर दें या जूम आउट कर दें? चलिए जूम आउट कर देते हैं, पूरा लिख लीजिएगा। ओके ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए हो चुका है ये आपका, राइट। अब आगे अगर बात करें तो आगे हम बात करेंगे कि बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश हों, जो मतलब कि यदि किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर अनेक बिंदु आवेश स्थित हों। अगर नोट बना लीजिएगा, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अनेक बिंदु आवेश हो, तब आवेश हो तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा? कुल वैद्युत फ्लक्स आएगा उन सभी आवेशों के योग का सम, मतलब 1/ε0 इंटू सिग्मा ऑफ क्यू। मतलब हम सभी आवेश को जोड़ देंगे, माइनस में होंगे तो माइनस कर देंगे, जो आएगा वो वैद्युत फ्लक्स होगा। मतलब फाई बराबर आएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, राइट। सॉरी, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ओके, लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट अगर इसी में देखें तो हम क्या बताएंगे कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर की ओर स्थित है तो कंडीशंस क्या बनेंगे। तो जरा देखिए, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर की ओर स्थित है तो कंडीशन कुछ और रहने वाली है, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। ओके, देखिए हटा दें इसे हटा देते हैं। तो इसे हटाने के बाद थोड़ी सी कंडीशन करते हैं, है ना, बस। देखिए हेडिंग डालेंगे, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर की ओर स्थित है, बंद पृष्ठ
के बाहर की ओर स्थित है, बाहर की ओर स्थित है, राइट। तो यहाँ से अगर हमसे बात करता है कि आवेश अंदर और बाहर दोनों की ओर है तो क्या कंडीशन होगी। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। तो फिगर हमारा रहेगा उसी टाइप का, ऐसे ऐसे। मान लिया ये गॉसियन पृष्ठ है, ये और ये, है ना। ये आपका डी ओमेगा, ये DA1 है और ये DA2 है। इसका अंतरित कोण डी ओमेगा, तो यहाँ पर भी बनेगा डी ओमेगा ही, राइट। और ये गॉसियन पृष्ठ है, तो यहाँ से ऐसे 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 ई वेक्टर, ये क्या जा रहा है, ई वेक्टर, राइट। ये जो है यहाँ पॉइंट P1 है और यहाँ पे P2 पॉइंट है, राइट। अगर इतना है तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर बात करनी है तो क्या करेंगे, आवेश प्लस Q के कारण, यहाँ पे आवेश क्या है, प्लस Q। तो आवेश प्लस Q के कारण, आवेश प्लस Q के कारण डी ओमेगा से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर इस फ्लक्स की बात की जाए तो इस फ्लक्स में दो चीजें आएंगी, कैसे, डी फाई बराबर आएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा अपान 4 पाई। यही कंडीशन आई थी, इसे हम इक्वेशन मान सकते हैं या फिर ना मानो तो ऐसे ही लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्या लिखेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल DA, मतलब पहला वाला क्षेत्रफल से। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल DA1 से, सूक्ष्म क्षेत्रफल DA1 से होकर जाने वाला, या सूक्ष्म क्षेत्रफल DA1 से होकर प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स। याद रखिएगा यहाँ पे जो फाई का हमने सूत्र निकाला, क्या इसमें एरिया है, कहीं नहीं है। अगर नहीं है तो हम फाई1 बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रवेश कर रहा है और उसमें बाहर निकल रहा है। याद रखना, प्रवेश करने में प्लस लगेगा तो बाहर वाले में माइनस लग जाएगा। तो अगर हम प्रवेश करने वाले में माइनस लगाते हैं, माइनस क्यू अपान एप्सिलॉन डी ओमेगा अपान 4 पाई, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। फिर ऐसे ही बाहर की ओर के लिए कर लो, क्या लिखेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल DA2 से, अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल DA2 से होकर बाहर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, बाहर आने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अगर हम इसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फाई2 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा अपान 4 पाई, चूंकि एरिया की बात नहीं है ना। और ये हमारा सिर्फ DA1 DA2 दिया गया था, बाकी तो ये कंडीशन रहने वाली। अब अगर हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालें तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या निकलेगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई1 प्लस फाई2, राइट। अगर हम फाई1 प्लस फाई2 निकालें तो क्या निकलेगा, माइनस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा अपान 4 पाई प्लस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा अपान 4 पाई। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो फाई बराबर कितना आ गया, 0। अगर फाई आपका 0 आ गया तो यहाँ से आप एक चीज जनरेट कर सकते हैं, मतलब जनरेट क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि फाई 0 है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, अतः यदि बंद पृष्ठ से कोई आवेश
परिबद्ध है अर्थात घिरा है, परिबद्ध है अर्थात घिरा हुआ नहीं है, परिबद्ध अर्थात घिरा हुआ नहीं है, तो बंद पृष्ठ से, तो बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध वैद्युत फ्लक्स जीरो होगा, जीरो मतलब शून्य होगा, याद रखिएगा। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो पहले इतना लिख लीजिएगा फिर आगे करता, राइट, लिख लीजिएगा। तो ऐसे ही नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कोई पूछ भी सकता है कि गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं तो गॉसियन पृष्ठ इसमें क्या होता है, राइट। तो इसमें गॉसियन पृष्ठ हम क्या बताएंगे, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ, उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो हेडिंग गॉसियन पृष्ठ डाल के थोड़ा सा लिख लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ, राइट। तो इसमें थोड़ी सी लिखेंगे, आवेश को परिबद्ध करने वाला, आवेश को परिबद्ध करने वाला, करने वाला कोई काल्पनिक, कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ उस आवेश का, उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, राइट। तो हमसे अगर कोई गॉसियन पृष्ठ पूछता है तो हम क्या बताएंगे, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ, उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, राइट। तो लिख लीजिएगा फिर आगे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आवेश वितरण की। तो चलिए बात करते हैं, क्या है सबसे पहले सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, राइट। वैसे देखिए अब बात आ रही थी सतत आवेश वितरण की, तो इसमें हमने क्या बताया, ऐसा निकाय जिसमें आवेश निकट रखे हों, क्या बताया, ऐसा निकाय जिसमें आवेश निकट रखे हों, कैसे रखे हों, निकट रखे हों, सतत आवेश वितरण कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। क्या बताया, ऐसा निकाय जिसमें आवेश निकट रखे हों, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये तीन प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है। अगर तीन प्रकार की मैं बात करें, सबसे पहला आता है रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, रैखिक मतलब लाइन में, अगर लाइन में बोले तो क्या बोलेंगे, जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण, क्या बोलते हैं, जब आवेश समान रूप से एक रेखा में वितरित होता है, एक रेखा में
वितरित होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहता है। आवेश वितरण कहता है। अब नॉर्मल सी बात आती है कि इसे प्रदर्शित भी करते होंगे, तो प्रदर्शित कहते हैं इसे लेमडा से। मतलब इसे कैसे करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करता है। लेमडा से प्रदर्शित करता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहता है। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। कितनी, प्रति एकांक लंबाई पर। तो लेमडा बराबर हम बोल सकते हैं डी क्यू बटे डी एल, या तो ये बोल दो, इसी को ये भी बोल सकते हो प्रति एकांक लंबाई पर, इन्वर्टेड कामा में लिख लो, प्रति एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहता है। रेखीय आवेश वितरण कहता है। ये वितरण लिखे राजा, ठीक है, क्या वितरण कहता है। ओके, तो हमने क्या बताया, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। या फिर ये बता दो कि जब आवेश समान रूप से एक रेखा में वितरित होता है तो उसे रैखिक वितरण या रैखिक आवेश वितरण या रेखीय आवेश वितरण कहता है। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर डी क्यू अपान डी एल, मात्रक होगा कूलाम और डीएल का प्रति मीटर, तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। राइट, इतना लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखिए थोड़ा सा, है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी में आता है अपना सेकेंड नंबर, पृष्ठीय आवेश वितरण। कौन सा, पृष्ठ आवेश वितरण। राइट, पृष्ठ को बोलते हैं क्षेत्रफल पर। जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है, या जब आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहता है। या फिर ये बोल सकते हैं जब आवेश किसी पृष्ठ पर या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है, पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहता है। पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करता है, से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं पृष्ठ आवेश वितरण बराबर पृष्ठ आवेश वितरण बराबर डी क्यू अपान डी ए। अच्छा, इसी को और अगर हमारी तरीके से बोलो तो क्या बताओगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को
की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहता है। पृष्ठीय आवेश वितरण कहता है, वितरण कहते हैं। इसका मात्रक अगर बात करें तो कूलाम हो गया। क्षेत्रफल को प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, राइट। ये भी लिख सकते हो, तो यहाँ तक लिखिए जल्दी से। इसके बाद आते हैं आयतन आवेश वितरण पे, है ना। तो पहले जल्दी से लिखिए, कुछ ज़्यादा करेक्शन ना होगा, जल्दी से कर देंगे, राइट। अगर इसी में हम लोग बात करें आयतन आवेश वितरण की, तो ज़रा देख लीजिए ध्यान से, देखिए थोड़ा सा रब करता है। यहाँ पे क्या डालेंगे, आयतन, आयतन आवेश वितरण, राइट। क्या लिखा है ये, आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी आयतन पर, किस पर, किसी पृष्ठ पर ना, आयतन पर, पहले इसे हटा देता है। जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहता है। क्या कहता है, आयतन आवेश वितरण कहता है, राइट। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करता है, किससे, सिग्मा से, लेकिन इसे रोह से प्रदर्शित करता है, किससे, रोह। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रोह, RHO, रोह से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, जैसे आयतन आवेश वितरण बराबर अगर निकालें तो यहाँ पे आयतन आवेश वितरण बराबर क्या आएगा, dQ/dV, याद रखें, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, चूंकि आयतन है। प्रति एकांक आयतन, वहां पे क्या था, क्षेत्रफल था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयतन। आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहता है। आयतन आवेश वितरण कहते हैं, या आयतन आवेश घनत्व कैसा है ना। तो ये कंडीशन हो गई आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश को वितरण को कैसे बोलते हैं, रोह से, याद रहेगा। तो पहले इतना लिखिएगा, याद रखिएगा। लेकिन प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व भी बोलता है, याद रहेगा, है ना। तो यहाँ पे वितरण जो है इसे क्या बोल सकता है, इसको घनत्व भी बोलता है। क्या बोलता है, घनत्व। तो यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व बोल सकता है, देख लीजिए। यहाँ से कुछ चीजें ध्यान से समझिए, जरा रब कर देते हैं पहले। जैसे कि पहला पॉइंट अपना था, क्या बताया था, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहता है। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ये याद रखिएगा, आवेश घनत्व कहता है। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, लेमडा से प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा बराबर आपका आया था dQ/dL, जो यूनिट आई थी कूलाम प्रति मीटर। ये जो था लेमडा, लेमडा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो हमने क्या बताया, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहता है। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा बराबर dQ/dL, और ये वगैरह वगैरह। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं, या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं वगैरह। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, तो चलिए चेंज करना है, जो चेंज करना है उसे जरा देख लेते हैं, कलर में चेंज करते हैं।
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर dq/dA कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जो सिग्मा है इसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसे पहले लिख लीजिएगा जल्दी से, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है, लिखिए जल्दी से, फिर इसके बाद में और थोड़ा देखते हैं, है ना। इतना ही हटाना है, इसमें भी हटा लेते हैं। ओके, अब जरा बताना, थर्ड वाला था आयतन आवेश घनत्व। प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व क्या कहता है? आयतन आवेश घनत्व कहता है। इसे रो से प्रदर्शित करता है। रो बराबर dq/dV, मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब, मतलब मात्रक आएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये जो रो है, रो को बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ से रो बराबर dq/dV आएगा। ये याद रखना कि ये हमने सारा कुछ कराया आपको। लेमडा बराबर हमने बताया dq/dL। याद रखिए क्या क्या हमने बताया। हमने बताया कि लेमडा बराबर जो होता है वो dq/dL होता है, सिग्मा बराबर होता है dq/dA होता है, रो बराबर होता है dq/dV होता है, राइट। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के यूज करेंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से याद रखिए। लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब रेखीय आवेश घनत्व है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आयतन आवेश घनत्व है। तो इतना करके आइएगा कल से, है ना। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।